क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय संस्कृत का सेकंड पार्ट डाल रहे हैं जो कि बोर्ड पेपर के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें यह टॉपिक है अब कि हम अपने दुर्दिनों में भी ऐसे मनीषियों और कर्मचारियों को पैदा कर सके जो संसार के इतिहास में किसी युग में अत्यंत उच्च स्थान के अधिकारी होते। अपनी दासता के दिनों में हमने गांधी जैसे कर्मठ धर्मनिष्ठ क्रांतिकारी को, रविंद्र जैसे मनीषी कवि को और अरविंद तथा रमण महर्षि जैसे योगियों को पैदा किया और उन्हीं दिनों में हमने ऐसे अनेक उद्भट विद्वान और वैज्ञानिक पैदा किए जिनका सिक्का संसार मानता है। जिन स्थितियों में पढ़कर संसार की प्रसिद्ध जातियां मिट गईं, उनमें हम न केवल जीवित ही रहे वरन अपने आध्यात्मिक और बौद्धिक गौरव को बनाए रख सके। उसका कारण यही है कि हमारी सामूहिक चेतना ऐसे नैतिक आधार पर ठहरी हुई है जो पहाड़ों से भी मजबूत, समुद्रों से भी गहरी और आकाश से भी अधिक व्यापक है। तो उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ हेडिंग डालो। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित भारतीय संस्कृति पाठ से उद्धृत है, किया गया है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। संस्कृति माने होता है सभ्यता और संस्कृत माने संस्कृत एक भाषा। अब यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जहाँ जहाँ रेखा हम उसकी व्याख्या करेंगे। हेडिंग डालिए रेखांकित अंश की व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है कि जिन धारणाओं में पढ़कर संसार की प्रसिद्ध जातियां समाप्त हो गईं, उनमें हम न केवल जीवित हैं वरन हम अपने आध्यात्मिक एवं बौद्धिक गौरव को बनाए रखने में सक्षम रहे हैं। उसका मुख्य कारण यह है कि हमारी नैतिक चेतना ऐसे नैतिक आधार पर टिकी है जो पर्वतों से भी अधिक मजबूत है और समुद्र से भी गहरी है और आकाश से भी अधिक ऊंची है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हम अपने दुर्दिनों में किस प्रकार के मनीषियों को पैदा कर सके। तो हम अपने दुर्दिनों में इस प्रकार के मनुष्यों को पैदा कर सके जिनका विश्व के इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान है। गांधी जैसे कर्मठ धर्मनिष्ठ एवं क्रांतिकारी और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे विद्वान कवि और अरविंद महर्षि रमण जैसे योगियों को हमने जो है परतंत्रता के दिनों में पैदा किया। यानी कहने का मतलब हम जब गुलाम थे ब्रिटिश सरकार के, तो हमारे ही देश में रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंद जैसे और महात्मा गांधी जैसे कर्मठ और विद्वान जो है हम इनको पैदा किया। यानी हमारे भारत देश के देन है ये, जो पूरे विश्व में इनको सम्मानित नजरों से देखा गया। महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, महर्षि अरविंद ये जैसे जो है विद्वान पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे। इसके बाद बच्चों अगला टॉपिक आता है। मैं तो यही समझता हूं कि यदि हमें अपने समाज और देश में उन सब अन्यायों और अत्याचारों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है जिनके द्वारा आज के सारे संघर्ष उत्पन्न होते हैं, तो हमें अपनी ऐतिहासिक नैतिक चेतना या संस्कृति के आधार पर ही अपनी आर्थिक व्यवस्था बनानी चाहिए। अर्थात उसके पीछे वैयक्तिक लाभ और भोग की भावना प्रधान न होकर वैयक्तिक त्याग और सामाजिक कल्याण की भावना प्रमुख होनी चाहिए। हमारे प्रत्येक देशवासी को अपने सारे आर्थिक व्यापार उसी भावना से प्रेरित होकर करने चाहिए। वैयक्तिक स्वार्थों और स्वत्वों पर जोर न देकर वैयक्तिक कर्तव्य और सेवा निष्ठा पर जोर देना चाहिए। बच्चों उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ तो वही जो हम पहली वीडियो में बता चुके। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब जहाँ जहाँ रेखा वहाँ हम व्याख्या करेंगे। कहाँ कहाँ रेखा? यदि हमें अपने समाज और देश में से लेकर के व्यवस्था बनानी चाहिए, यहाँ तक कि हम व्याख्या करेंगे। तो हम रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालेंगे। तो प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है
कि देश में अन्याय और अत्याचारों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। इसी से समाज में संघर्ष उत्पन्न होता है। हमें नैतिकता पर ध्यान देना चाहिए और ऐसी आर्थिक व्यवस्था बनानी चाहिए जिसमें मनुष्य के त्याग की भावना सम्मिलित हो। समाज के कल्याण की ओर भी हमें ध्यान देना चाहिए, तभी भारतीय संस्कृति पर आधारित आर्थिक ढांचा निर्मित हो सकेगा। हम जो भी धन अर्जित करें उसके मूल में लोक कल्याण की भावना निहित होनी चाहिए। देखिए बच्चों, हम व्यक्तिगत रूप से अपने स्वार्थ के रूप में न जिए, हमें पूरे देश को, पूरे समाज को लेकर के चलना है, तभी हमारी भारतीय संस्कृति फलीभूत होती है। हमको सबको लेकर चलना चाहिए। हम अपने स्वार्थ के लिए न जिए, हम देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने भारत देश के लिए जिए, तभी हमारा विश्व में नाम होगा। यही भारतीय संस्कृति की पहचान है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हमें अपने आर्थिक व्यापार किस प्रकार से प्रेरित करना चाहिए। तो हमें अपनी ऐतिहासिक नैतिक चेतना या संस्कृति के आधार पर अपनी आर्थिक व्यवस्था बनानी चाहिए। अगला टॉपिक है, देखिए, आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता ही रहेगा। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करे और भोग भावना को दबाए रखें। नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होती। वह नैतिक अंकुश या चेतना या भावना ही दे सकती है, वहीं उस शक्ति को परिमित भी कर सकती है और उसके उपयोग को नियंत्रित भी। तो उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, संदर्भ वही रहेगा। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कहाँ से है? वह नैतिक अंकुश या चेतना से लेकर के उपयोग को नियंत्रित भी। तो यहाँ पर हेडिंग डालो, रेखांकित अंश की व्याख्या। ये टॉपिक समझने वाला है। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है कि स्वार्थ से प्रेरित भोग को समाप्त करने का एकमात्र उपाय अहिंसात्मक त्याग की भावना का उदय है। अगर आप ये चाहते हो कि हम निस्वार्थ जिए तो आपके अंदर अहिंसा की भावना होनी चाहिए। अहिंसा मतलब किसी को, जीव मात्र को न मारना, किसी को न मारना। स्पष्ट है कि नैतिक अंकुश के बिना विज्ञान की शक्ति मनुष्य के लिए लाभकारी नहीं हो सकती है, क्योंकि वह तो उस शक्ति के बल पर दूसरों के अधिकारों को हनन करके उनसे सब कुछ छीन लेना चाहता है। किंतु धर्म अधर्म, पाप पुण्य, उचित अनुचित का नैतिक अंकुश उसे ऐसा करने से रोकता है। इसी डर से विज्ञान की शक्ति का उपयोग सीमित मात्रा में करता है और नियंत्रण इस प्रकार करता है कि उसका विनाश के लिए उपयोग ना किया जा सके। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें दो क्वेश्चन है आ और बा में। आ में है कि हमें किस भावना को जागृत रखना है, तो हमें चरित्र बल और त्याग की भावना को जागृत रखना है, क्योंकि यही भावना विज्ञान प्रदत्त शक्ति या इसी प्रकार की शक्ति को सीमित कर सकती है। त्याग की भावना ही शक्ति के दुरुपयोग को भी रोक सकती है। बा का क्वेश्चन है कि आज विज्ञान मनुष्य को क्या दे रहा है, तो आज विज्ञान मनुष्य को अद्भुत एवं अतुल शक्ति दे रहा है। इस लेसन का अगला टॉपिक, वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास के उद्दंड परिणामों से अपने को सुरक्षित रखकर हम उनका उपयोग अपनी रीति से किस प्रकार करें। इस बारे में दो बातों का हमें बराबर ध्यान रखना है। पहली बात तो यह है कि हर प्रकार की प्रकृति जन्य और मानवकृत विपदाओं के पड़ने पर भी हम लोगों को सृजनात्मक शक्ति कम नहीं हुई। हमारे देश में साम्राज्य बने और मिटे, विभिन्न संप्रदायों का उत्थान पतन हुआ, हम विदेशियों से आक्रांत और पददलित हुए, पर हम पर प्रकृति और मानवों ने अनेक बार मुसीबतों के पहाड़ ढा दिए, पर फिर भी हम बने रहे, हमारी संस्कृति बनी रही और हमारा जीवन एवं सृजनात्मक शक्ति बनी रही। हम अपने दुर्दिन में भी ऐसे मनीषियों
और कर्मयोगियों को पैदा कर सके, जो संसार के इतिहास के किसी युग में अत्यंत उच्च आसन के अधिकारी होते। तो उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो संदर्भ वही रहेगा। अब रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब जहां जहां रेखा हम उसकी व्याख्या करेंगे। कहाँ? पहली बात तो यह है कि यहां से लेकर के सृजनात्मक शक्ति बनी रही यहां तक की व्याख्या करेंगे। हेडिंग डालिए रेखांकित अंश की व्याख्या। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संस्कृत की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि हमारे ऊपर अनेक प्रकार की प्राकृतिक एवं मानवकृत आपदाएं आई, है ना। हमने डटकर मुकाबला किया। हम लोगों की सृजनात्मक शक्ति में किसी प्रकार की कमी नहीं आई। हमारे देश में अनेक आक्रमणकारी आए गए, अनेक संप्रदायों का उत्थान पतन भी हुआ। हम विदेशियों द्वारा दबाए और कुचले गए। हमारे ऊपर प्रकृति और मानव ने अनेक संकट खड़े किए, फिर भी हम यथावत बने रहे। हमारी संस्कृति अक्षुण्ण रही। हमारा जीवन और हमारी सृजनात्मक शक्ति यथावत कायम रही। कहने का अभिप्राय यह है कि इतनी विषम परिस्थितियों में हमारी संस्कृति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लेखक ने उपर्युक्त गद्यांश में भारतीयों की किस विशेषता का उल्लेख किया? तो लेखक ने इस गद्यांश के माध्यम से भारतीयों के अदम्य साहस, धैर्य एवं विषम परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता जैसी विशेषताओं का उल्लेख किया। इसके बाद इस लेसन का अगला टॉपिक, जहां जहां हमारे नैतिक सिद्धांतों का वर्णन आया है, अहिंसा को ही उनमें मुख्य स्थान दिया गया है। अहिंसा का दूसरा नाम या दूसरा रूप त्याग है, और हिंसा का दूसरा रूप या दूसरा नाम स्वार्थ है, जो प्रायः भोग के रूप में हमारे सामने आता है। पर हमारी सभ्यता ने तो भोग भी त्याग से ही निकाला है, और भोग भी त्याग में ही पाया है। श्रुति कहती है, तेन त्यक्तेन भुंजी था। इसी के द्वारा हम व्यक्ति के बीच का विरोध, व्यक्ति और समाज के बीच का विरोध, समाज और समाज के बीच का विरोध, देश और देश के बीच का विरोध मिटाना चाहते हैं। हमारी सारी नैतिक चेतना इसी तत्व से ओतप्रोत है। संदर्भ बच्चों उसी तरह लिखना। रेखांकित अंश की व्याख्या आप हेडिंग डालिए, क्योंकि रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। श्रुति कहती है, यहाँ से लेके तत्व से ओतप्रोत है, यहाँ तक कि हम व्याख्या करेंगे। भारतीय दर्शन के अनुसार भोग की उत्पत्ति त्याग से हुई है, और त्याग भी भोग में ही पाया जाता है। उपनिषद में कहा गया है कि संसार का भोग त्याग की भावना से करो। यहाँ त्याग में ही भोग माना गया है। भोग के लिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कलह करता है, लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, विवाद करता है, और समाज में उसका विरोध करता है। भोग के कारण ही एक समाज का दूसरे समाज से अथवा एक देश का दूसरे देश से संघर्ष होता है। अतः इन समस्त विरोधों को पूरी तरह नष्ट करने के लिए त्याग की भावना उत्पन्न होना अनिवार्य है। त्याग की भावना मन में आते ही चित्त में अपार सुख अथवा शांति का अनुभव होने लगता है। इस प्रकार त्याग अथवा अहिंसा भारतीय संस्कृति का वह तत्व है जो संसार में व्याप्त समस्त व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक, देश विदेशगत विरोधों को समाप्त कर सकता है। इसके बाद बच्चों इसी टॉपिक का अगला क्वेश्चन है कि हमारे नैतिक सिद्धांतों में किस चीज को प्रमुख स्थान दिया गया, इसका दूसरा रूप क्या है? तो बच्चों यहाँ पर हमारे नैतिक सिद्धांतों में अहिंसा को प्रमुख स्थान दिया गया है। अहिंसा का दूसरा नाम या रूप त्याग है। इसके बाद बच्चों अगला टॉपिक इस जो है लेसन का कि दूसरी बात यह है ऐसी संस्था की स्थापना की जाए जो इन सब भाषाओं में आदान प्रदान का सिलसिला अनुवाद द्वारा आरंभ करें। यदि सब भारतीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला सांस्कृतिक संगम स्थापित हो जाता है तो इस बारे में बड़ी सहूलियत होगी, और साथ ही वह संगम साहित्यकारों को प्रोत्साहन भी प्रदान कर सकेगा और अच्छे साहित्य के स्तर के निर्माण और सृजन करने में भी पर्याप्त अच्छा कार्य कर सकेगा। साहित्य संस्कृति का एक व्यक्त रूप है। उसके दूसरे रूप ज्ञान, नृत्य, चित्रकला, वास्तुकला, मूर्तिकला इत्यादि में देखे जा सकते हैं। भारत अपनी एक सूत्रता इन सब कलाओं द्वारा
प्रदर्शित करता है। तो उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ हेडिंग डालो, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से अवतरित किया गया है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या की जाए, द्वि व्याख्या, एक लाइन है, ऐसी संस्था से आरंभ करें, यहां तक की व्याख्या देखो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि प्रादेशिक भाषाओं को समझने के लिए ऐसी संस्था स्थापित की जाए और अनुवाद के माध्यम से इन भाषाओं का आदान प्रदान संभव हो सके। दूसरा कहाँ से, साथ ही वह संगम से लेकर के अच्छा कार्य कर सकेगा, यहाँ तक कि हम व्याख्या करेंगे। तो अनुवाद करने वाली यदि कोई संस्था सृजित हो जाती है तो इससे साहित्यकारों को प्रोत्साहन मिलेगा, अच्छे साहित्य की रचना संभव हो सकेगी, साहित्य सृजन में सकारात्मक बदलाव होगा, साहित्य के स्तर में भी सुधार होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत अपनी एक सूत्रता किन किन कलाओं द्वारा प्रदर्शित करता आया है। तो उत्तर में बच्चों ये लिखना कि भारत अपनी एक सूत्रता गान माने गाना गाना, नृत्य, चित्रकला, वास्तुकला, मूर्ति कलाओं द्वारा प्रदर्शित करता आया है। इस तरह से बच्चों आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके वहां पर पहली वीडियो की लिंक आप पा सकते हो। आगे जो भारतीय संस्कृति पर आधारित क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और अन्य बच्चों को भी शेयर कर दो जिससे उनको भी फायदा हो। हिंदी बहुत ही समझने वाली विषय है।